हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां मैं आप सबको हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आओ शुरू करते हैं। आज मेरी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी है। उसे खोए हुए मुझे 2 साल हो गए, पर दर्द आज भी वैसे ही ताज़ा है। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब डॉक्टर ने मुझे कहा था, सॉरी, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए। एक ड्रंकर ड्राइवर ने मेरी छोटी प्यारी फैमिली को बड़े ही बेदर्दी से बिखेर के रख दिया। जाने से पहले मेरी वाइफ ने मुझे एक निशानी दी थी, हमारी बेटी निशा। अब वो 12 साल की हो गई है। मैं उसे इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, पर मेरी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, मेरी कंडीशंस ने मुझे तोड़ दिया है। पेरेंटिंग और काम दोनों एक साथ संभालना मेरे लिए एक जंग सी बन गई है। निशा कुछ दिनों से मुझसे डॉल की ज़िद किया करती थी, पर मेरी जेब खाली थी। एक मासूम चेहरे के को कैसे समझाऊं कि उसके पापा उसके लिए एक सिंपल गिफ्ट भी नहीं खरीद सकते। इस बात का दुख मुझे खोखला कर रहा था। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। शाम के वक्त एक पार्सल मेरे घर के दरवाजे पर पड़ा मिला। उस पर कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था। पता नहीं किसने भेजा था। मैंने थोड़ा हेजिटेट किया, पर क्यूरियोसिटी मुझसे जीत गई थी। जब मैंने पार्सल खोला तो एक बड़ी खूबसूरत सी डॉल निकली उसमें से। उसका सुंदर वाइट ड्रेस और शाइनी ब्लैक आइज़ देखकर एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे वो किसी और दुनिया से हो। मेरे आँखों का आंसू रुक नहीं पाए। मुझे लगा कि शायद ये किसी देवता ने का आशीर्वाद है जो हमारे घर में आ गया है। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर निशा कमरे से बाहर आई। पापा, आप रो रहे हैं? उसके सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं बेटा, पापा तो स्ट्रांग है। पापा कभी नहीं रोते, बस आंखों में थोड़ी सी मिट्टी चली गई थी। फिर मैंने उसके सामने वो डॉल रख दी। निशा के चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। वो एक्साइटमेंट से उछलने लगी और मुझे लगा कि शायद मैंने उसके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी हो। तो मुझे नहीं पता था कि ये खुशी सिर्फ एक शुरुआत थी, एक नाइटमेयर की, जो मुझे मेरी नींद छीन लेगा। कुछ दिनों तक सब नॉर्मल था, पर फिर घर में एक अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। निशा कुछ ज़्यादा ही डॉल से बातें किया करती थी। कभी कभार ऐसा लगता कि डॉल की कन्वर्सेशन सिर्फ निशा को ही सुनाई दे रही हो। मैंने इसे अपना वहम सोचकर इग्नोर किया। फिर जब कुछ और दिन बीते तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि डॉल अपनी लोकेशन बदल रही है। वो जहाँ रखा करते थे उसे उस जगह पर नहीं मिला करती थी। शुरुआत में तो मुझे लगा कि निशा रात को शायद डॉल को इधर उधर रख के सो जाती होगी। एक दिन जब निशा स्कूल गई हुई थी और मैं अपने बेड पे सो रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। जब मेरी आंखें बीच नींद में खुलती है तो देखता हूँ कि डॉल मेरे फेस के जस्ट पास में बैठी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं इस बात का लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे क्या रीज़न होगा। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा ही वहम होगा और मैंने नोटिस नहीं किया होगा कि डॉल मेरे रूम में ही थी शुरुआत से। फिर उसी रात से जो मैंने देखा, मुझे लगने लगा था कि शायद ये कोई मामूली डॉल तो नहीं है। मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा था नींदों में। मैंने बेडरूम के दरवाजे के पास उस डॉल को बैठे देखा। उसकी आंखों में जान तो नहीं थी, पर उसे देखकर बहुत डर सा लग रहा था। खिड़की से आती चांद की रोशनी में मुझे उसके हाथ में कुछ चमकता हुआ नज़र आ रहा था। पास जाकर देखा तो एक चाकू था। एक थॉट मेरे दिमाग में आया कि कहीं ये डॉल चाकू मुझे मारने के लिए तो नहीं लाई थी। फिर अपने ही सवाल पर मुझे हंसी आ गई। मैंने ये सोचा, ये डॉल निशा के रूम में थी ना, फिर यहाँ कैसे आई? मैंने उसको वापस उसी के कमरे में रख दिया और चाकू को किचन में रख कर मैं वापस सोने चला गया था।
लेकिन अगले दिन सुबह वो डॉल फिर से मेरे रूम में थी। मैं अभी भी अपनी मन की बात को इनकार कर रहा था। मैं हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने शक पर बिलीव नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा शायद आज निशा जल्दी उठ गई होगी और डॉल को यहीं रख के भूल गई होगी। लेकिन तभी निशा अपने बेडरूम से आती है और पूछती है, पापा आपने डॉल को देखा कहीं पे? और ये कहते ही उसकी नज़र डॉल पर पड़ती है। फिर वो उसे उठाकर अपने बिना कुछ कहे अपने कमरे में ले जाती है। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और टाइम के साथ साथ निशा का बिहेवियर भी बदलने लगा। पूरे दिन वो मायूसी रहती। उसकी आंखों के नीचे काले हल्के हल्के धब्बे पड़ चुके थे। पर वो जब भी डॉल को देखा करती तो उसकी सूनी आंखों में एक चमक उठाती थी। अब वो ज़्यादा टाइम डॉल के साथ बिताने लग गई थी और मुझे इग्नोर करा करती थी। पापा आप जानते हैं ये डॉल मुझे बहुत प्यार करती है, आपसे भी ज़्यादा। एक दिन उसने बालकनी में मुझसे ये कहा। उसका ये कहना मेरे दिल को चीर गया। उसका वो मासूम सा चेहरा एक अजीब सी बात कर रहा था, जैसे ये मेरी निशा नहीं थी, कोई और थी उसकी आवाज़ में जो मुझे ये दर्द देने के लिए बोल रही थी। मैं अब निशा को अकेले में भी अपने आप से बातें करते हुए देखा करता था, तो मैं पूछे बिना भी रह नहीं सका। बेटा ये तुम किससे बात करती रहती हो? उसने जवाब दिया, पापा रीना से। ये डॉल का नाम रीना है। वो मुझे बता रही थी कि आप मुझे छोड़ दोगे, जैसे मम्मी ने मुझे छोड़ दिया था। तब वो मुझे ले जाएगी अपने साथ मम्मी के पास, ताकि मैं मम्मी से फिर से मिल सकूं। मैंने निशा को ज़ोर से हक कर लिया और कहा, नहीं बेटा, मैं कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। और ये रीना वीना कुछ नहीं होती, ओके? इस पर निशा ने कोई जवाब न देकर अपने रूम में वापस चली गई। उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी घर में। एक रात जैसे सांस लेने मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैं सो रहा था और ये तकलीफ़ मुझे सोने नहीं दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पर कोई भारी चीज़ है। मेरे सीने पे किसी ने कुछ भारी सामान रख दिया हो। मैंने आंखें खोली तो मैं देखता हूँ कि वो डॉल मेरी चेस्ट पर बैठी हुई थी और मुझे घूर रही थी। हालांकि डॉल की साइज़ के अकॉर्डिंग उसका वेट कम होना चाहिए था, बट ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर 10 से 15 किलो का पत्थर किसी ने रख दिया हो। अब तो मुझे लगने लगा था कि शायद ये वहम नहीं बल्कि कुछ और गड़बड़ है, और ये गड़बड़ इस डॉल से जुड़ी हुई है। दिनों दिन निशा का हाल और बुरा होता जा रहा था। उसका चेहरा और भी ज़्यादा उतरने लग गया था। वो हमेशा थकी थकी सी रहती थी। अब वो कहने लग गई थी, पापा मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं रहना रीना के साथ। मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता था, खासकर जब खतरा मेरी बेटी पर हो। मैंने अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने नेबर्स सबसे बात करी और सभी ने एक ही पंडित की तरफ इशारा किया था। मैं ऑफिस से हाफ डे लेकर पंडित जी के आश्रम में गया। मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा मानता नहीं था। मैं बुझे हुए मन से आश्रम में आ गया था। वहाँ देखता हूँ कि एक गरीब दिखने वाला आदमी गाय को चारा खिला रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं इससे पहले उसे कुछ कहता, उन्होंने बिना मुंह मेरी तरफ किए कहा, आ गए तुम? रास्ते पे पड़ी आपदाओं को अपने घर में जगह देकर अपनी और अपनी बेटी के जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ा रहे हो? क्या तुम्हें इतनी सी भी समझ नहीं है? उनकी आवाज़ में थोड़ी नाराज़गी और डांट थी। एक हफ्ता लेट हो तुम, और ज़्यादा टाइम लगाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। ये कहकर पास में ही पड़े उन्होंने एक अपना झोला उठाया और मुझे चलने का इशारा किया। वो घर में घुसते ही थोड़ा घबरा गए और बिना कुछ कहे सुने वो निशा के रूम में जाकर डॉल के तरफ इशारा करके कहते हैं, ये चीज़ शुद्ध नहीं है, ये किसी का श्राप है। इसमें एक बेबस बच्ची की आत्मा बंद है। इस डॉल को उसी बच्चे के साथ दफनाया गया था, पर सोचने की बात तो यह है कि ये डॉल बाहर कैसे आ गई। ज़रूर इसके अंदर रह गई आत्मा तुम्हारी बेटी के साथ दोस्ती करना चाहती है और उसे अपने साथ ही लेकर जाना चाहती है, और तुम्हारी बेटी
इससे बुरी तरह से जुड़ चुकी है। अगर तुरंत रोका नहीं किया तो ये तुम्हारी बेटी की जान ले लेगी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। पंडित जी ने कहा, इस डॉल को जलाने का प्रयास बिल्कुल मत करना। इसमें वो आत्मा बंधी हुई है। अगर ऐसा किया तो वो आज़ाद हो जाएगी और उसकी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। इसे अपने पुराने मंदिर के स्थान पर ले जाकर हवन करके इसका शुद्धिकरण करना होगा, तभी शायद कुछ हो पाए। उस रात पंडित जी घर पर ही रुक गए थे और मुझे हवन करने की सारी तैयारियों के बारे में बता रहे थे। तभी निशा के चिल्ला कर रोने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ती है। वो डॉल के साथ कमरे में बंद हो गई थी। और मैं शॉक हो गया था इस बात पर, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने डॉल को दूसरे रूम में लॉक कर दिया था। मैं भागकर निशा के रूम की तरफ गया और मैं देखना चाहता था कि निशा काम तो नहीं हो गई है, तो मैंने खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करी। मेरी पहली ही नज़र डॉल की आंखों पर पड़ी, जो बहुत ही भयानक लग रही थी, और निशा के चेहरे पर डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पंडित जी की गेट की नॉब पर मंत्र पढ़कर पानी छिड़क रहे थे और यहाँ मैं दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिर में दरवाज़ा टूट ही गया। मैं फटाफट भागकर मैंने निशा को उस रूम से बाहर निकाला और पंडित जी के साथ मैं मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। मंदिर में पहले से ही एक हवन लटक रहा था। पंडित जी फटाफट वहाँ बैठे और उन्होंने मंत्र पढ़ने चालू कर दिए थे। पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे और वो डॉल ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गई थी। एक पॉइंट पर वो डॉल हवा में उठ गई और एक बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, ये लड़की मेरी है, ये मेरी इकलौती दोस्त है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। इस बीच निशा भी चिल्ला उठती है, जैसे उसकी बॉडी में बहुत तेज़ पेन हो रहा हो। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। पंडित जी ने और तेज़ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और एक पॉइंट पर वो आवाज़ एकदम से रुक गई। डॉल ज़ोर की आवाज़ करके ज़मीन पर गिर गई थी। वो रुई की डॉल ऐसी बिखर गई थी और चारों तरफ रुई ही रुई हो गई थी। निशा भी इसी के साथ बेहोश हो गई थी, पर वो सेफ थी। पंडित जी ने कहा, आपकी बेटी अब सुरक्षित है, पर ध्यान रहे कि अब फिर से कभी कोई बाहर से चीज़ अंदर मत ले आना। जाओ, अब तुम्हारी बेटी सुरक्षित है, ये चीज़ कभी नहीं आएगी तुम्हारी बेटी के पास। मैं काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था। निशा अब वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट आई थी। वो वैसे ही खुश रहने लगी थी जैसे पहले रहा करती थी, और सबसे अच्छी बात, वो डॉल को एक बुरे सपने की तरह मानकर भूल चुकी थी। मेरा काम भी अब अच्छा चलने लगा था और हम पहले की तरह किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन से नहीं जूझ रहे थे। हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अब स्टेबल हो चुका था। अब भी कभी कभार मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मैं डर जाता हूँ अंदर तक। मुझे इन सब चीज़ों से एक लेसन मिला कि कभी किसी अननोन चीज़ों को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। प्रॉमिस मैंने खुद से किया कि कभी मैं निशा को अकेला फील नहीं होने दूंगा। वो डॉल एक वार्निंग बनकर आई थी कि ज़िंदगी की असली खुशियाँ मटेरियल चीज़ों में नहीं, पर हमेशा एक दूसरे के साथ होने पर होती है। एंड में हमें एक दूसरे के साथ वो हैप्पीनेस वापस पा ली थी। निशा एक बहुत ब्रेव लड़की बन चुकी है और मैं एक बेटर फादर। पर अब भी कभी कभी रात को जब मैं सो रहा होता हूँ, मुझे लगता है कोई टोर से मुझे देख रहा है। अगर आपने मेरी स्टोरी एंड तक सुनी है तो शायद ये आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइटमेयर्स।